नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। औरैया के बिधुना में एक महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखने पर अब हड़कंप मच गया है। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। आनंद फानन में औरैया से मेडिकल टीम को बिधुना में महिला के घर भेजा गया है। महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का सैंपल लेकर लखनऊ केजीएमयू भेजा गया है। महिला को होम क्वारंटीन करते हुए घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। 3 दिन में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मंकी पॉक्स प्रोटोकॉल के तहत महिला का ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। तो क्या है मंकी पॉक्स और क्या यह घातक बीमारी कोरोना की तरह महामारी बनने जा रही है? इसी पर आज हम खास मेहमानों के साथ, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप की रिपोर्ट देखिए। यूपी में मंकी पॉक्स की दस्तक। अब कोरोना के साथ मंकी पॉक्स का खतरा। मंकी पॉक्स जो है वो चिकन पॉक्स की तरह एक वायरस होता है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का होता है, उससे होती है। और ये इसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी तो नहीं होती, 3 से 4% होती है, लेकिन ये स्किन लीजन्स जो होते हैं इसके बहुत खतरनाक होते हैं। यूपी पहुंचा मंकी पॉक्स, औरैया में संदिग्ध मरीज। और मंकी पॉक्स से जो है रिलेटेड उसके जो है साइन सिम्टम देखने को मिले हैं, जिसके आधार पर जिले के द्वारा और जो है हमारी टीम के द्वारा जो है उसकी जांच जो है भेजी गई है। और जांच के उपरांत ही पता चल पाया था ये केस जो है मंकी पॉक्स का है या किसी और का है। मरीज में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखे। मंकी पॉक्स से बचने के लिए सावधानी जरूरी। जो भी पेशेंट होगा मंकी पॉक्स का, उसमें 100% स्किन लीजन्स होंगे, स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, फीवर होगा और सांस की तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स है उसमें आईज में रेडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है कोविड के मुकाबले में कम होती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रांजित भौमिक हमारे साथ सीनियर डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनीता टंडन सीनियर डॉक्टर हैं। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फराह खान दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास चलते हैं। अलाउद्दीन, जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे थे केरल और दिल्ली में ही मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के औरैया से ये जो मामला सामने आया ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब हमें अलर्ट रहना होगा और साथ ही साथ अपने संसाधनों को मजबूत करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। शनिवार को जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे मामले को सीरियसली लिया है और 70 देशों में जिस तरह से इसके लक्षण लगातार मिले हैं, उससे उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने लगातार अपने अधिकारियों को सूचित करते हुए कहा है कि इस बीमारी को लेकर कम से कम पूरी तरह सचेत रहें। अलबत्ता क्योंकि इससे पहले जब कोरोना थी तो एक बड़ी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की हो चुकी है, क्योंकि उससे पहले कंट्रोल रूम और कैसे तमाम कोरोना के मरीजों को शिफ्ट किया जाए, कैसे उन पर कंट्रोलिंग के तमाम अथॉरिटीज लगाई जाएं, वो क्यों एक प्रैक्टिस मौजूद है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए अगर इस तरह की बीमारी का कोई मामला देखने को मिलेगा तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बात को कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि क्योंकि इसका पूरी तरह से कोई इलाज अभी तक है नहीं, तो ऐसे में चिंता की एक बात यह भी है कि लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब कोरोना फैला था तो उसका भी कोई निश्चित इलाज नहीं था और लक्षणों के आधार पर इलाज शुरू हुआ, बाद में वैक्सीनेशन शुरू हुआ और बहुत हद तक हमने इस महामारी पर कहीं ना कहीं से रोक लगा दी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार और खासतौर से स्वास्थ्य महकमा, डीजी हेल्थ, एसीएस और खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोई कंफर्म केस नहीं आया है, लेकिन लक्षण एक जिले में इस तरह के दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का जगना बेहद जरूरी था। तो आप मान के चलें कि उत्तर प्रदेश में तैयारियां मुकम्मल हैं, पूरी हैं। हालांकि मोर्टेलिटी रेट क्योंकि कम है तो ऐसे में बहुत ज्यादा आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड जो है एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैला और पिछले साल किस तरह से हालात बहुत ज्यादा खराब हुए पूरे उत्तर प्रदेश में देखा। लेकिन कुछ चीजें आप बने रहिए हमारे साथ। फराह खान दिल्ली से हमारे साथ हैं, हमारी संवाददाता। फराह, अगर दिल्ली की बात करें तो जिन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है या जो लोग बाहर से बाहर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और आकर बात करें केंद्रीय सरकार की, तो आखिर उनके स्तर पर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है?
जी देखिए, शुरुआत से ही जैसे पता चला था केरल में जैसे ही 3 केसेस आए तो उसके बाद से शुरुआत से ही ये अलर्ट भी सामने आया था WHO की तरफ से और ये साफ कहा गया था और इसको अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया। और उसके बाद दिल्ली में पहले केस की दस्तक होना और इस केस में ये बात सामने आई कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और डोमेस्टिक हिस्ट्री है, तो वहीं से जो है ये ट्रांसमिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से देखिए बहुत सख्ती बरत गई है और इसको बहुत ज़रूरी हो गया है ये समझना कि अगर यहाँ इंडिया में ही ये पाया गया है तो इसका कहाँ से है। देखिए कल से ही इस पर लगातार जो है वो बैठक हुई और इस पर पूरा प्लान तैयार किया गया। तो अभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए। देखिए शुरू से ही ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो कोविड की वजह से हुआ और जो अभी तक हम लोग झेल रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नए वेरिएंट आ रहा है, क्योंकि देखिए ये बीमारी भी बिल्कुल वैसे ही है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये भी लोगों एक जन से दूसरे जन में फैलती है। डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं कि जो ट्रैवल हिस्ट्री अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो उस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं। देखिए हमने पहले देखा जो शुरुआत हुई भारत में, देश में जो शुरुआत हुई वो UAE से आए थे। 3 केसेस केरल में मिले और ये बताया जा रहा है कि ये हिमाचल गए थे और वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको नोट डाउन किया जाए, पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएं और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो इस बीमारी के लिए भी जो है वो मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। वो इसीलिए क्योंकि ये भी उसी तरीके से कान नाक मुंह से फैलती है ये बीमारी भी। अगर किसी पेशेंट को मंकी पॉक्स है और अगर आप उस पेशेंट को फीवर ही आया और अगर आपने उनकी टॉवल या उनके साथ बेड शेयर किया है या उनके संपर्क में आए हैं तो आपको भी ये बीमारी उतनी ही तेजी से होगी। तो ये बीमारी भी ऐसी है, हालांकि इसके अभी कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो उतनी नहीं है, लेकिन अभी अगर हम जितने भी पेशेंट्स देख रहे हैं तो सबको शुरुआती दौर में फीवर सामने आया और उसके बाद दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर प्रांजल भौमिक हैं और डॉक्टर विनीता टंडन हैं। उनसे हम इन चीजों को समझेंगे भी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर प्रांजल भौमिक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनीता टंडन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रांजल, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं और जिस तरीके से शुरुआती केसेस सामने आए हैं ऐसे में हर किसी को कितना अलर्ट रहना है? डॉक्टर प्रांजल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर हम डॉक्टर प्रांजल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन मेरे साथ हैं। अलाउद्दीन, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोरोना की बात रही हो या उससे पहले जितनी बीमारियां आती हैं या मौसमी बीमारियां आती हैं, सरकार ने पूरे इंतजाम करके रखे हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स को लेकर के क्या निर्देश स्वास्थ्य महकमे को दिए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में साफ तौर से इससे पहले जब कोविड अपने उच्चतम स्तर पर था तो इस तरह के मामलात देखने को मिले थे विदेशों में, तो उस वक्त भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उस एडवाइजरी को और ज़्यादा मजबूत तरीके से अब जारी किया गया है और ख़ासतौर से सभी ज़िला अस्पतालों के CMS और तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनके डायरेक्टर्स और साथ ही CMOs को एक पत्र लिख करके कहा गया है कि तमाम लोग मॉनिटरिंग सख्त रखें और ख़ासतौर से जिस तरह से कोविड को लेकर के पूरी टीमें बनाई गई थी वो टीमें इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे कोई लक्षण कहीं से भी दिखाई देते किसी व्यक्ति में या ऐसे कोई शक शुबहात आते हैं तो फौरन उच्चतम स्तर पर सूचित किया जाए, उस आदमी को फौरन आइसोलेट करा दिया जाए। यानी आपको जब याद होगा 2 साल पहले कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश की राजधानी में मिला था, कनिका कपूर जब आई थी उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामला बढ़े थे और केसेस लगातार देखे गए थे। हालांकि पहला केस आगरा में ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसे में आइसोलेट करना एक बड़ा मसला है। तो गाइडलाइन जो 11 बिंदुओं की जारी की गई है उसमें तमाम बिंदुओं को विस्तार से लिखा गया है कि खासतौर से बीमारी बहुत ज्यादा लोगों में, नंबर 1 तो ऊहापोह इसलिए पैदा ना हो कि लोग जिस तरह कोरोना के बीच में बहुत ज्यादा अफवाह के बीच में परेशान हाल थे, ऐसा कुछ ना होने पाए, इस बात का भी जिक्र किया गया है। दूसरी बात का जो सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसे लक्षण आने पर आइसोलेट जरूर मरीज को किया जाए, उच्च अधिकारियों को फौरन जानकारी दी जाए इस बारे में, साथ ही उनके सैंपल्स को लेकर के लैब में इस बात को कंफर्म करा लिया जाए कि क्या वो बीमारी है
है कि नहीं है। और इसके अलावा अगर रेफरल केस होता है, रेफर करने का केस अगर होता है, तो उसको फौरन जिले पे न रखा जाए बल्कि रेफर कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेफरल सेंटर कई सारे बेहतर हैं जहां पर लक्षणों के आधार पर इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये तमाम ताकीद की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश में कोई केस ऑफिशियली डिक्लेयर होता है तो बिलाशुबा जिस तरह से WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी की बात करी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी हालात इस तरह के बनेंगे। हालांकि अभी हमारे एक्सपर्ट चिकित्सक इस बात को बताएंगे कि मोर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर इसमें कितना है। हालांकि जो अभी तक WHO की तमाम गाइडलाइन आई है, उनकी वेबसाइट पर जो तमाम जानकारियां दी गई है, उसमें मोर्टिलिटी रेट कोरोना की तुलना में बेहद कम है। तो ये थोड़ा सुकून देने वाली बात है। लेकिन लक्षणों के आधार पर अगर देखें तो क्योंकि ये छूने से, एक दूसरे के पास आने से बीमारी फैलती है, तो ऐसे में एक बार फिर से कोविड जैसे माहौल और परेशान करने वाले माहौल अगर बनता है उत्तर प्रदेश में, तो बिलाशुबा प्रशासन के लिए भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक चैलेंजिंग काम होगा। हालांकि तैयार है, क्योंकि पहले से हैं तैयारियां। मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि कोविड के दौरान सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में 20-20 बेड सुरक्षित किए गए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी में चाहे KGMU हो, HGPGI हो, बिल्कुल डॉक्टर प्रांजल भौमिक हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही थी, अब मैं सोचता हूँ आपका आवाज हमारे पास आ रही है। डॉक्टर साहब जरा समझाइए, मंकी पॉक्स को आप समझाइए, लोगों को किस तरीके से अलर्ट रहना है और शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं, और कैसे ये भांपें कि ये मंकी पॉक्स के मरीज हैं और ये कोरोना के मरीज हैं, या जो मौसमी बीमारियां हैं उनमें क्या अंतर है। बेसिकली हमें ये तीनों चीजें वायरल फीवर है, तीनों चीज वायरल फीवर है। इनिशियल फेज में तीनों की जो सिम्टम्स होता है सेम होते हैं ऑलमोस्ट। हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, चिल्स, राइगर मतलब सर्दी लग के बुखार भी आ सकता है, मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं हम जिसको, मस्कुलर पेन, ये सबसे ज़्यादा हर एक वायरल फीवर में होता है। बट मंकी पॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा होने की संभावना है। और तीसरे दिन जाके, फीवर की तीसरे दिन जाके बेसिकली ब्लिस्टर शुरू होता है। ब्लिस्टर मीन्स पहले आते रेडनेस, उसके बाद में इसकी जो एलिवेटेड पोर्शंस एरिया दिखाई देते जो स्किन के ऊपर, उसके बाद में बनता है एक ब्लिस्टर के अंदर पस भी बन सकता है। तो और तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, बेसिकली ये जो मंकी पॉक्स है कैरेक्टरिस्टिक होता है जो लिम्फ नोड्स, किसी को लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होता है, किसी को लिम्फ नोड्स है, तो डेफिनेटली ये आपकी कोविड नहीं है, H1N1 भी नहीं है, स्मॉल पॉक्स भी नहीं है, इट इज़ मंकी वायरस। ये 100% हो जाता है। और लीजन है, किसी को मल्टीपल लीजन है और लिम्फ नोड्स है, तो ये 100% ऑलमोस्ट होता है जो दिस इज मंकी पॉक्स। लेकिन डॉक्टर प्रांजित, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुरुआती केस में सब लोगों को वायरल फीवर या अगर फीवर ही आ रहा है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये कोविड के मरीज हैं, मंकी पॉक्स के मरीज हैं, या फिर कोई और दिक्कत है। ऐसे में लोग जो घरों में रहते हैं, अगर उनको बुखार आता है, कितना बुखार होना चाहिए, कितने बुखार पर उनको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्या आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है। हर एक पेशेंट की जो वायरल फीवर में, जो इस टाइप की पेशेंट की वायरल फीवर में हाई ग्रेड फीवर होता जरूर है, 102, 103, मैक्सिमम 102, और एक्सट्रीम बॉडी एक होता है और चिल्स, राइगर से होता है। तो हर एक पेशेंट को डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से इनिशियल फेज में आप लीजन तो नहीं आएगा, जैसे स्किन लीजन तो नहीं आएंगे, उस टाइम में हम ऐसे पेशेंट में कोविड टेस्ट कराते हैं। पहले कोविड पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं यू आर हैविंग कोविड, तो उसको आइडेंटिफाई वहाँ ही कर सकते हैं हम। और नहीं होता है तो फिर उनको हम पहले से सलाह देते हैं आप घर में थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में रहिए, सो दैट 2-3 दिन के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये देखने के लिए बोलते हैं आप स्किन के ऊपर कोई रेडनेस, ब्लिस्टर्स किसी प्रकार की होता है तो देन यू कैन रिपोर्ट टू अस। अभी कोई डॉक्टर प्रांजित इसका इलाज नहीं है, ऐसे में क्या कोई दवाइयाँ या कोई मेडिसिन हैं जिसके जरिए मंकी पॉक्स को लेकर के या इसके टेस्टिंग को लेकर के अगर आप बता पाएं किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। इसकी जो टेस्टिंग यूजुअली जो लीजन होते हैं, जब ब्लिस्टर बन जाता है तभी ब्लिस्टर से स्वैब लेके उसको PCR पॉलीमराइज PCR टेस्ट कहते हैं हम, जैसे इसको
पीसीआर टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। तो दैट इज ए एक्सपर्ट, जैसे टर्शियरी लैब, नॉर्मल लैब में नहीं हो पाते, ये टर्शियरी लैब में ही हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी, इसका जो इलाज एज सच इसका कोई वायरल एंटीवायरल नहीं है। हम जो इसके ट्रीटमेंट अभी तक जो प्रेसाइज ट्रीटमेंट की जो पैटर्न है, इट इज़ ओनली सिम्टोमेटिक। किसी को लगता है हमें जो इन्फेक्शन से, सेकेंडरी इन्फेक्शन से, ब्लिस्टर में सेकेंडरी इन्फेक्शन से, तो हम यूजुअली कहते हैं एंटीबायोटिक टू बी गिवन, अदरवाइज बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रांजित। मेरे साथ डॉक्टर विनीता टंडन भी जुड़ गई हैं। मैडम, आपका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम देखते हैं जिस तरीके से मंकी पॉक्स की दस्तक हुई है, हम अमूमन घरों में देखते हैं कि जिन लोगों को भी बुखार आता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लोग जो है अपने पर्सनलाइज या फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, उससे दवा मंगाते हैं, वो उनको दवा देता है, उसके बाद उस दवा को खा लेते हैं, या फिर अधिकांश लोग खुद ही डॉक्टर बन के सिर्फ एक दवा को पता है उनको, उसका नाम प्रचलन में है, उस दवा को लेते हैं और खा लेते हैं और कहते हैं बुखार उतर गया। सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसी कंडीशंस में हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करें कि वाकई में हम किस बीमारी के मरीज हैं? देखिए, जैसा कि बताया गया है कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी ही है, तो उसके सिम्टम्स भी बिल्कुल वायरल बीमारियों की तरह भी है। तो वो माइल्ड भी हो सकते हैं और वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस में भी डेवलप हो सकते हैं, तो वो समय रहते ही पता चलता है। तो शुरुआती दौर में सारे फीवर या सारे वायरल फीवर के सिम्टम्स इसी तरीके से आते हैं कि तेज बुखार का हो जाना, बॉडी एक्स होना, सर में दर्द हो जाना, या फिर रैशेस डेवलप हो जाना। अब जैसे कि डॉक्टर प्रांजल ने बताया कि शुरुआती दौर में फीवर के आने के 3 से 4 दिन के बाद ही इस मंकी पॉक्स में रैशेस डेवलप होते हैं। उसके पहले रैशेस डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन 1 से 4 दिन में जनरली गठाने बड़ी होने लगती हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें ये पता रहता है कि शायद ये मंकी पॉक्स हो सकता है। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी या सोर थ्रोट, तो ऐसे केसेस में ये कोविड या और कोई नॉर्मल फ्लू होने के संभावना इसमें ज्यादा रहती है। तो शुरुआती दौर में पेशेंट्स को यही करना चाहिए कि खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट तो सबसे ज्यादा अवॉइड करें। सबसे पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को संपर्क कर लें, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी एंटीवायरल्स कहीं से भी मेडिकल फार्मेसी से या फिर स्टोर से लाके स्टार्ट नहीं कर लेनी चाहिए। सिम्टोमेटिक हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, न्यूट्रिशन आपका मेंटेन होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप एक फीवर के लिए पैरासिटामोल का शुरुआती दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब अब मंकी पॉक्स हो या इससे पहले कोरोना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी प्रचलन में जो भ्रांतियों के तौर पर हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया या तमाम जगहों पर ऐसी जानकारियां रहती हैं जिनको लोग सही मान लेते हैं। ऐसे में सही एडवाइस या सही जानकारी क्या आप देंगी मंकी पॉक्स को लेकर? सर देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में 2-4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं जानने के। सबसे पहले कि वो किस तरीके के सिम्टम्स करता है, तो जैसा बता दिया गया है कि फीवर होते हैं, रैशेस होते हैं, और गठानों का बड़ा होना ये किसी और वायरल इलनेस में, चिकन पॉक्स में या स्मॉल पॉक्स में नहीं देखा जाता है। तो अगर ऐसे आ रहे हैं तो आपको मंकी पॉक्स तुरंत सस्पेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा रैशेस जो कि आपके मुंह के अंदर या फिर आपके जेनाइटल्स में, फेस पे सबसे ज्यादा रैशेस मिलते हैं, आपके पाम्स पे, सोल्स पे रैशेस सबसे ज्यादा होने लगते हैं, जो कि ब्लिस्टर फॉर्म में रहते हैं, और ये रैशेस आपकी बॉडी पे 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक रह सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेशली वो लोग, इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे, या फिर HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट किडनी पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट्स, ये सभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स रहते हैं। तो इन्हीं में कॉम्प्लिकेशंस होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। अब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लंग्स, फेफड़ों में निमोनिया बन सकता है, आपकी ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, एन्केफेलाइटिस इसको बोलते हैं, या फिर कॉर्निया, आईज में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका विजन भी कई बार जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन में ज्यादा मिल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर प्रांजित भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हम देखते हैं कि अक्सर चेचक जिसको कहें या माता निकल आती है उसको माना जाता है, और उसको लेकर के भी तमाम तरह की अगर दाने देखें तो शरीर पर निकलते हैं। ऐसे में जो शुरुआती 4-5-6 दिन का जो पीरियड है, क्या ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है? इसमें किस तरीके से क्योर करना है? और साथ ही साथ जैसे हमने कोविड में देखा था कि लोग कह रहे हैं कि ये कोविड का मरीज है, दूर रहिए, हाथ नहीं मिलाना है, कोई देखता था तो दूरी बना लेता था,
क्या इस तरह से परिवार के लोग घर में अगर रिएक्ट करेंगे, मंकी पॉक्स का अगर किसी को होता है तो ये तो और असहज स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? या डेफिनेटली ऐसे टाइम में हमें बहुत धीरज से काम लेना चाहिए। एक तो जैसे जिनको ऐसे सस्पिशंस होता है मंकी पॉक्स और एनी अदर वायरल फीवर की सस्पिशंस होता है, तो इनको एक आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट करा देना चाहिए। पहले तो आपको डाउट होता है, आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट कराइए और मेडिकल फैटर्निटी की, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम्स की, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपने डिस्कस करिए। डॉक्टर प्रांजित आपको रोकेंगे, डॉक्टर विनीता आपको भी रोकेंगे, वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।